Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 10th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website by clicking this link below, as well as you can also download daily MCQ and visitation from this link. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Telegram channel and Instagram for more study materials and other notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS examinations, then you can enroll in this foundation batches where you can prepare your civil services from the luxury of your home itself. Inspiration IAS has started its mock test series for UPSC and other state PCS examinations prelims 2021. So if you are preparing for this year prelim examinations, then you can enroll in this test series. For more information, you can call in this given number or register in our website www.inspirationias.org. So let's start our daily news analysis. तो आज का हमारा पहला न्यूज़ है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट से रिलेटेड। देखिए रिसेंटली आपको न्यूज़ सुनने में आ रहा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है उनको सीआरपी टेस्ट कराने के लिए कह रहे हैं। तो ये सीआरपी टेस्ट आमतौर पे कोविड का टेस्ट नहीं होता है, बट जबकि ये टेस्ट किसी और इन्फेक्शंस को टेस्ट करता है या किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ये टेस्ट करता है। तो समझते हैं कि आखिर ये सीआरपी टेस्ट डॉक्टर्स क्यों कराने बोल रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स क्या होता है। देखिए, डॉक्टर्स आर कंडक्टिंग इट्स मैंडेटरीली फॉर द पेशेंट्स विद क्रिटिकल कंडीशंस हु आर इन हॉस्पिटल केयर बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर शोइंग द बॉडी रिएक्शंस टू द ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। सीआरपी बेसिकली डिनोट करता है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सीआरपी एक तरह का प्रोटीन है जो लीवर रिलीज करता है और ये प्रोटीन तब रिलीज होता है जब साइटोकाइन रिलीज होता है और साइटोकिन तब रिलीज होता है, इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। जब हमारे बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन जब होता है तो ये वाइट ब्लड सेल दे यूज टू रिलीज दिस साइटोकिन, और साइटोकिन जब ये रिलीज होता है तो लीवर क्या करता है, सीआरपी प्रोटीन को रिलीज करना शुरू कर देता है। सीआरपी प्रोटीन एक तरह का इंडिकेटर है जो शो करता है कि बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, बॉडी को इन्फेक्शन हो रखा है और बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शंस। अब जितना ज़्यादा सीआरपी होगा, एंजाइम इसका लेवल जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब वो बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस अभी फैल रहे हैं। और अगर सीआरपी का अमाउंट कम हुआ तो इसका मतलब ये शो होगा कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन कम हो रहे हैं। तो डॉक्टर ये जो पेशेंट, ये जो ट्रीटमेंट, ये जो सीआरपी प्रोटीन का जो टेस्ट कराने बोल रहे हैं, ये बेसिकली ये देखने के लिए कर रहे हैं कि क्या वो पेशेंट बेसिकली जो अभी जो कोरोना की जो ट्रीटमेंट हो रही है उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। कहने का अर्थ ये है वो टेस्ट करना चाहते हैं कि दैट पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट और नॉट, पहला। दूसरा, जो घर के पेशेंट है, जो होम आइसोलेशंस में जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उनको भी देखा ये जा रहा है कि उनकी बॉडी में वायरल लोड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है सीआरपी टेस्ट का। सीआरपी टेस्ट किसी भी तरह का इंडिकेशन शो नहीं करता है कि ये कोरोना वायरस है या क्या है, बट ये जस्ट शो करता है कि बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, बॉडी में इन्फेक्शंस हो रही है। ये इन्फेक्शन सीआरपी प्रोटीन के बढ़ने के और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सीआरपी प्रोटीन के रिलीज होने में। तो अगर किसी कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसमें मालूम ये चलता है कि यस दैट पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट और नॉट, और इफ इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग देन वी हैव टू चेंज द ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी। होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ समझ में आया होगा। Doctors are conducting it's mandatorily for the patients with critical conditions who are in hospital care because it is one of the indicators showing the body's reactions to the ongoing treatment. C-reactive protein test is mainly conducted for patients who are hospitalized for COVID virus treatment, but a large number of doctors are recommending the same test even to those COVID positive patients who are in home isolations with moderate to mild symptoms. जिनको मॉडरेट टू माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको भी ये कोविड टेस्ट ये सीआरपी टेस्ट कराया जा रहा है।
CRP इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि CRP किसी भी तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, जबकि ये प्रोग्नोस्टिक वैल्यू शो करता है, ये दिखाता है कि इन्फेक्शन किस लेवल तक है। होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। CRP टेस्ट अगर कहा जाए, जैसे हमने कहा CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, और लीवर ही कहीं ना कहीं क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस हार्मोन या साइटोकिन को। तो इट इज ए ब्लड टेस्ट एंड इट टेल्स अबाउट द इन्फ्लेमेशन लेवल इन द बॉडी ड्यूरिंग एनी एलिमेंट्स एंड इंडिकेट्स अबाउट द इन्फेक्शन लेवल। इट कैन बी डन फॉर एनी एलिमेंट्स, किसी भी तरह के बीमारी के लिए किया जा सकता है। द हायर वैल्यू ऑफ CRP लेवल देन द नॉर्मल लेवल इंडिकेट्स दैट द इन्फेक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर हायर वैल्यू CRP का रहा तो इसका मतलब इन्फेक्शन इंक्रीज कर रहा है, जबकि CRP टेस्ट इज ए मार्कर विच शोज द लेवल ऑफ C रिएक्टिव प्रोटीन विच इज मेड बाय द लीवर। तो UPSC में आपसे पूछा जा सकता है कि ये C जो प्रोटीन है ये कहाँ से कौन से बॉडी ऑर्गन रिलीज करता है, तो इट इज बेसिकली बीइंग रिलीज्ड बाय द लीवर। It is one of the group of proteins called acute phase reactant. Acute phase reactant protein वह सीरीज या वह ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशंस अगर हमारे बॉडी में होती है तो उसको ये रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके खिलाफ ये रिएक्शन करते हैं। The level of acute phase reactant increases in response to certain inflammatory protein called cytokines. Cytokine जब भी रिलीज होता है तो ये acute phase reactant प्रोटीन वगैरह रिलीज करना शुरू हो जाते हैं। These proteins are produced by the white blood cells during inflammations. So this cytokines is basically being produced by the white blood cell during inflammation. जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो साइटोकिन बेसिकली जो स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस प्रोटीन जिसको बोलते हैं, वो रिलीज होता है तब जब हमारी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस सिचुएशन से गुजर रही होती है। तो ये कुछ डायग्राम है which shows how the liver used to respond. Next, why it is recommended for the treatment of COVID patient. आखिर ये आपके जो CRP टेस्ट है क्यों रिलीज किया जा रहा है, क्यों ये उसको रिकमेंड किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर्स आर कंडक्टिंग इट्स मैंडेटरली फॉर द पेशेंट विद क्रिटिकल कंडीशन हु आर इन हॉस्पिटल केयर बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर शोइंग द बॉडीज रिएक्शंस टू द ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। यही कंफर्म करने के लिए कि बॉडी क्या वाकई रिएक्ट कर रही है कि नहीं ट्रीटमेंट से। So by looking this report, doctors can get a good idea in which direction they should respond, they should treat the patients. It should not be recommended to all home isolation patients, but only to those who are not showing improvement in their symptom despite having recommended medicines. ध्यान रखिएगा, CRP टेस्ट हर किसी को नहीं कराना होता है, ये सिर्फ उन लोगों को कराना होता है जिनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है प्रेजेंट ट्रीटमेंट को। तो अगर प्रेजेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो डॉक्टर यूज टू डू दिस CRP टेस्ट। ये कुछ डायग्राम्स दिया हुआ है CRP, TNF अल्फा, IL-8, IL-6। तो ये कुछ इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी शो करती है इन वेरियस इन्फ्लामेशंस। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है रिसेंटली नीति आयोग के जो प्रोजेक्ट था ग्रेट निकोबार को, उसको एक बहुत तगड़ा झटका लगा है, जिसमें रिसेंटली द इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमिटी विच फ्लैग्ड कंसर्न ओवर द प्रोजेक्ट हैज नाउ रिकमेंडेड इट फॉर ग्रांट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा प्लान किया था निकोबार के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर लगने थे, बहुत सारे हब बनने थे, यहाँ पर स्टार्टअप हब बनने थे, बट कहीं ना कहीं उसको रिसेंट इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी ने उसको कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रोक दिया है एंड इट हैज़ बीन सेंट टू द रिकमेंडेशन फॉर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। In August 2020, the Prime Minister had declared that the Andaman and Nicobar Island will be developed as a maritime and startup hub. ये एक तरह का maritime और startup hub बनाया जाएगा अंडमान एंड निकोबार को। नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर में द प्रपोजल इंक्लूड्स एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स। यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स बनेगा, एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जहाँ पर इट विल प्रोवाइड मोर एरिया कवरेज टू द इंडियन ओशंस and a power plant and a township complex spread over 166 स्क्वायर किलोमीटर। 166 स्क्वायर किलोमीटर में एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड मीन्स मेनली प्रिस्टीन कोस्टल सिस्टम एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था पूरा। इशू क्या है इस प्रोजेक्ट में जिसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए भेजा गया है? बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में इट लैक्स डिटेल्स ऑन सिस्मिक एंड सुनामी हजार्ड्स।
मतलब यहाँ पर जो बनाया जा रहा है इसमें जो सुनामी और सेस्मिक जो अर्थक्वेक की जो हजार्ड्स है उसको सही तरीके से नहीं समझा गया है, पहला। दूसरा, इस आइलैंड में फ्रेश वाटर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से फुलफिल होगी उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया है। तीसरा, द इम्पैक्ट ऑफ द डिटेल ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द जाइंट लेदरबैक टर्टल। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जाइंट लेदरबैक टर्टल जो टर्टल प्रजाति में सबसे बड़े टर्टल्स होते हैं उनकी यहाँ पर एक नेस्टिंग ग्राउंड है। गलाथिया बे बोल के एक जगह है, इस रीजन में इनका एक नेस्टिंग ग्राउंड है। अगर ये डेवलपमेंट ये यहाँ पर होता है इस निकोबार रीजन में तो इनके जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं है। नेक्स्ट, नो डिटेल्स ऑफ द ट्रीज टू बी फेल्ड, कितने ट्रीज को काटा जाएगा और उस ट्रीज की जगह कितने ट्रीज को लगाए जाएंगे इसके बारे में किसी भी तरह का डिटेल नहीं दिया गया है। एंड ए नंबर दैट कुड रन इनटू मिलियंस सिंस 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया है सम ऑफ द फाइनेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये जो 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में दुनिया के मतलब इंडिया के कुछ फाइनेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और वो अगर कटते हैं तो दिक्कत तो होगा ही। इन एडिशन टू द एडिशनल इश्यूज इंक्लूडेड अबाउट गलाथिया बे, द साइट ऑफ द पोर्ट एंड द सेंटर पीस ऑफ द नीति आयोग प्रपोजल्स। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लेदरबैक टर्टल का नेस्टिंग ग्राउंड है और वो इस प्रोजेक्ट को डेवलप होने से उस रीजन में डिस्ट्रक्शंस होगा। ये है ये लेदरबैक टर्टल, बहुत बड़ी प्रजाति होती है, बहुत बड़े साइज के होते हैं ये लोग और दे कैन लिव अप टू 150 ईयर्स। गलाथिया बे इज एन आइकॉनिक नेस्टिंग साइट इन इंडिया ऑफ द एनिग्मेटिक जाइंट लेदरबैक, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीन टर्टल found out by survey done over 3 decades. Ecological surveys in the last few years have reported a number of new species, many restricted to the just of Galathea region. तो Galathea regions में ये इनका लोकेशन restricted है। These include the critically endangered Nicobar shrew, यहाँ पर निकोबार श्रीव की भी लोकेशंस है, ग्रेट निकोबार क्रेक का भी है, ग्रेट निकोबार फ्रॉग का है, ग्रेट निकोबार कैट स्नेक एंड ए न्यू सिंक लिपिना स्पीसीज, ए न्यू लिजर्ड एंड ए स्नेक ऑफ लाइकोडोन स्पीसीज दैट इज येट टू बी डिस्क्राइब्ड। तो ये कुछ ही स्पीसीज के वहाँ घर है, ये प्रोजेक्ट बनने से इनका भी डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं होगा। The site selection for the port has been done mainly on technical and financial criteria, ignoring the environmental aspects. तो ये जो environmental aspects को इग्नोर किया गया है, सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया देखा गया है। देखिए ये हमेशा कहीं ना कहीं लड़ाई होती है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस में। तो अगर ये डेवलपमेंट होती है तो इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्ट होगा, तो देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एज वेल एज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देन गवर्नमेंट शुड think the way in which the environment should be protected also। तो ये कुछ कंसेप्ट होना चाहिए गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। एक्शन पॉइंट लिस्टेड आउट बाय एट द कमिटी ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि देयर इज अ नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड मैरीन बायोडाइवर्सिटी। पहले हमें उस मैरीन बायोडाइवर्सिटी के जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट बोथ टेरेस्ट्रियल और मैरीन हमें करने पड़ेंगे। And a study on the impact of dredging, reclamation and port operation including oil spills should be done। वहाँ पर बहुत सारे ड्रेजिंग हो गए, रिक्लेमेशंस होगा, तो उसमें क्या दिक्कत होगी वो भी हमें जानना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि द नीड फॉर स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव साइट फॉर द पोर्ट विद फोकस ऑन एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, स्पेशली ऑन टर्टल्स, एनालिसिस ऑफ रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। तो उस रीजन्स में क्या हमें अल्टरनेट साइट मिल सकता है कि नहीं, अल्टरनेट साइट खोजने के लिए भी बात की गई है कि अगर कोई अल्टरनेट साइट मिलता है इस प्रोजेक्ट्स के लिए तो वो भी देखा जाएगा। एंड तीसरा जो बोला गया है कि द सेस्मिक एंड सुनामी हैजार्ड मैप, ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, डिटेल्स ऑफ लेबर कैंप्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स एंड असेसमेंट ऑफ द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट एंड ए हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी टू एक्सेस इम्पैक्ट ऑन राउंड एंड सरफेस वाटर रिजीम। तो ये देखने के लिए कहा गया है कि लेबर के कैंप वगैरह कहाँ पर होंगे, उनके रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, इन सब सारे डिटेल्स को उस कमेटी ने कहा कि गवर्नमेंट को ये देना होगा इन डिटेल। तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो गो थ्रू ऑल दिस प्रोजेक्ट्स एंड दे शुड लिस्टेड आउट, दे शुड क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स ऑफ द कमिटी एंड दिस प्रोजेक्ट कैन बी डन अलाइन विद द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑल्सो। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करते हुए भी हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर।
रिसेंटली आपने सुना होगा एनिमल कॉरिडोर के बारे में, तो समझते हैं आखिर ये एनिमल कॉरिडोर होता क्या है। और रिसेंटली काजीरंगा रीजन में 9 एनिमल कॉरिडोर को चॉक आउट किया गया है। तो न्यूज़ पे चलते हैं। देयर आर केसेस ऑफ क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड, डिगिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन एटलीस्ट 3 एनिमल कॉरिडोर विद इन द इको सेंसिटिव जोन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो न्यूज़ ये है कि कुछ इको सेंसिटिव जोन काजीरंगा और उसके अगल बगल एरिया में, कुछ इको सेंसिटिव जोन में लैंड फॉरेस्ट में क्लियरेंस हुआ है, डिगिंग हुआ है और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रहे हैं। इससे कहीं ना इससे इस इको सेंसिटिव जोन में डिस्ट्रक्शन हो रही है, लॉस हो रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है of India, its 2019 order has said that no new construction shall be permitted on private lands which form part of the 9 identified animal corridors. सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही कहा था कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होगी किसी भी तरह के प्राइवेट लैंड में जहां पर ये 9 आइडेंटिफाइड एनिमल कॉरिडोर्स डेजिग्नेटेड हुए हैं। बट इस ऑर्डर का, इस रूलिंग का वायलेशंस हो रहा है। अगर काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर की बात किया जाए तो कॉरिडोर होता क्या है? देखिए, बेसिकली वाइल्ड लाइफ और एनिमल कॉरिडोर आर मेंट टू इंश्योर सेफ पासेज फॉर एनिमल बिटवीन 2 आइसोलेटेड हैबिटेट्स। इन वाइल्ड पार्लेंस कॉरिडोर्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स विच इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पर एक पैच ऑफ एरिया है, फॉरेस्ट है, जहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, जैसे बहुत सारे हाथी या टाइगर वगैरह, और ये एक रीजन है जहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं और यहाँ बीच से क्या हो रहा है, कुछ रोड या हाईवे जा रही है। तो आमतौर पे किया जाता है, इस रीजन को कवर अप करके इसको एक टनल बनाया जाता है और इस रोड को उस टनल के अंदर से गुजारा जाएगा और इसके ऊपर में एक कनेक्टिंग रीजन बना दिया जाएगा जिसके थ्रू ये जो फॉरेस्ट, ये जो लोग, ये जो जानवर वगैरह होंगे, ये जानवर डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं एंड दे कैन क्रॉस ओवर दिस रीजन। सो ये फ़ायदा होगा इन जानवरों का, तो इससे उनकी हैबिटेट का भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और वहाँ पर जो रोड्स का उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये कुछ साइट्स, उसी तरह से और भी रीजन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि दिस कॉरिडोर कैन बी कनेक्टेड, कैन कनेक्ट वेरियस साइट्स ऑल्सो। अलग अलग साइट्स को भी ये क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, और जिससे वहाँ के जो स्पीसीज की जो नंबर है वो भी कहीं इस प्रोजेक्ट से इंक्रीज हो सकता है। तो एनिमल कॉरिडोर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एनिमल के सर्वाइवल के लिए और उनके प्रोटेक्शंस के लिए। इनके कुछ जो फंक्शनल कॉरिडोर होते हैं, फंक्शनल कॉरिडोर्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एनिमल, बेसिकली एरियाज वेयर देयर हैव बीन रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये वैसे रीजन में किया जाता है जहाँ पर रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वगैरह होता है। और स्ट्रक्चरल जो कॉरिडोर होता है आर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज एंड स्ट्रक्चरली कनेक्टेड द अदरवाइज फ्रेगमेंटेड ब्लॉक्स ऑफ द लैंडस्केप। ये बहुत सारे लैंडस्केप को कहीं ये कनेक्ट करता है वेरियस रीजन के थ्रू। When structural corridors are affected by human anthropogenic activity, functional corridors automatically widen because of the animal use. Obvious बात है, अगर स्ट्रक्चरल कॉरिडोर को ह्यूमन एक्टिविटीज उसको डिस्टर्ब करता है तो फंक्शनल कॉरिडोर अपने आप ही ये कहीं इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते बहुत सारी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, एनिमल का एक्सीडेंट्स वगैरह, ये इस इश्यूज के चलते होता है। चलिए, अगर काजीरंगा नेशनल कॉरिडोर के बारे में बोला जाए तो देयर आर स्पेशल कमिटी फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रिपोर्ट हैड रिकमेंडेड द डिलिनेशंस ऑफ 9 एनिमल कॉरिडोर इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में 9 एनिमल कॉरिडोर बनाए गए हैं। ये 9 चाहे तो आप याद कर सकते हैं, तो बट थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला है आमगुरी, दूसरा बागोरी, चिरांग, देवसुर, हरमत, हाथीदंडी, कंचनजुरी एंड are in Nagaon district and Haldibari and Panbari corridor are in Golaghat district of Assam। तो ये जो रीजन है ये सारा नगांव डिस्ट्रिक्ट में है। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर नगांव डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि हल्दीबारी एंड पानीबारी कॉरिडोर वो आपके गोलाघाट रीजन में है। तो 2 यहाँ गोलाघाट में और 7 नगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, जो 9 कॉरिडोर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बिहेव एज ए फंक्शनल कॉरिडोर, बट अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिकमेंडेशन द कॉरिडोर विल एक्ट एज बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द नीड। तो ऑन द नीड बेसिस ये कॉरिडोर दोनों की तरह काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और फंक्शनल भी हो सकते हैं। The report suggested that structural corridors should be made free of all human-induced disturbance except for the forestry and wildlife management.
रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रक्चरल कॉरिडोर को किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं किया जाएगा और ये सिर्फ फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए ही रखा जाएगा। जबकि फंक्शनल कॉरिडोर विच माइट बिकम इंपॉर्टेंट व्हेन स्ट्रक्चरल कॉरिडोर्स आर डिस्टर्ब कैन हैव रेगुलेटेड मल्टी यूज विथ रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड यूज चेंजेस। तो इसमें फंक्शनल कॉरिडोर में लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस होगा, रेगुलेटेड होगा और लैंड यूज को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा वहां से। सिग्निफिकेंस क्या है एनिमल कॉरिडोर का? तो दिस कॉरिडोर्स आर क्रूशियल फॉर द राइनोस, एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड अदर एनिमल्स दैट एस्केप्स ए फ्लडेड काजीरंगा ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ। तो मॉनसून मंथ में जब बहुत काजीरंगा के बहुत सारे रीजन फ्लडेड हो जाते हैं तो ये कॉरिडोर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एनिमल्स को दूसरे सूखे वाले इलाके में जाने में, जिसके चलते अगर ये कॉरिडोर को ब्लॉक किया जाएगा तो वो जानवर फिर रिहायशी या ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर चले आते हैं, जिसके चलते एनिमल्स और मैन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा, वंस द रेन क्लियर्स द एनिमल मेक देयर वे बैक टू द ग्रासलैंड। जैसे ही पानी कम होता है वो जानवर वापस अपने एरिया में चले जाते हैं। तो ये कॉरिडोर काफी सिग्निफिकेंट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है जानवरों के जिंदगियों को भी, क्योंकि फ्लड के टाइम में बहुत सारे जानवर डूब के ही मर जाते हैं। तो अगर ये कॉरिडोर को हम डिस्टर्ब ना करें तो ये हम जानवरों को कुछ देर के लिए प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं ड्यूरिंग द फ्लडेड टाइम्स। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला न्यूज है थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुआ था और उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। Recently, India participated in the third Arctic Science Ministerial Conference and shared plans for research and long-term cooperation in Arctic regions. इंडिया ने उसमें प्लान और लॉन्ग टर्म कोऑपरेशंस में इंडिया ने भी अपना प्लान शेयर किया है। इसकी जो पहली दो मीटिंग हुई थी आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1 एंड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2, जो यूएसए और दूसरा जर्मनी में हुआ था in 2016 and 2018 respectively। ये आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होता है ये इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आइसलैंड एंड जापान और आइसलैंड दोनों मिलकर इसको जॉइंटली होस्ट किया था। ये ऑनलाइन हुआ था ये सारे जो कॉन्फ्रेंस वगैरह। आजकल आपको मालूम हुआ कि आप लोगों को मालूम हुआ कि कोविड-19 का इशू चल रहा है, पैंडेमिक। तो ये आजकल मोस्टली जो मीटिंग होते हैं वो आमतौर पे ऑनलाइन ही होते हैं या वर्चुअल मीटिंग होती है। Objectives: it provides opportunities to various stakeholders including academics, indigenous communities, government and policymakers to enhance collective understanding of the Arctic region, emphasize and engage in constant monitoring and strengthening observations। थीम था नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स इसका ये होता है कि ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सारे स्टेक होल्डर्स को, जो एकेडमिशियंस है, जो रिसर्च वर्कर्स है, इंडिजिनस कम्युनिटीज है, government and policy makers to enhance collective and understanding of the Arctic region and emphasize and engage in constant monitoring and strengthening observations। इंडिया का क्या स्टैंड है हमने क्लियर किया वहां पर। हमारी तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने कहा कि इंडिया टू कंट्रीब्यूट ऑब्जर्विंग सिस्टम इन द आर्कटिक बोथ इन सिटू एंड बाय रिमोट सेंसिंग। दूसरा, वी वुड डिप्लॉय ओपन oceans mooring in the Arctic for long-term monitoring of the upper oceans variables and marine meteorology parameters। इंडिया ने आप लोगों को याद होगा कि इंडिया और नासा दोनों, मतलब इसरो और नासा मिलकर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया था और ये इसी रीजन को, आर्कटिक रीजन को ही स्टडी करने के लिए। मिशन इन कोलैबोरेशन विद यूएसए इन अंडरवे एंड contributions to the sustain Arctic observation network would continue। तो ये दोनों, ये कहीं ना कहीं नासा और इंडिया दोनों मिलकर ये रडार को आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाले हैं और आर्कटिक का एक सस्टेनेबल यूज और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इंडिया उसमें हेल्प करेगा। आर्कटिक के बारे में देखा जाए तो आर्कटिक का रीजन जो है, आर्कटिक रीजन कंप्राइज ऑफ आर्कटिक ओशंस एंड पार्ट ऑफ कंट्रीज सच एज कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, यूएसए का अलास्का रीजन, फिनलैंड, स्वीडन एंड आइसलैंड। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो आर्कटिक रीजन में आते हैं और दिस कंट्रीज टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। ये ही आर्कटिक काउंसिल के कोर बनाते हैं एंड इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम। ठीक है, एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और इनका जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्वे में है। तो थोड़ा याद रखिएगा, रशिया है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा एंड अलास्का रीजन। तो ये कुछ कंट्रीज हैं। So that's all for today।
कल फिर हम लोग मिलेंगे डीएनए के एक अलग सेगमेंट पे। तब तक के लिए शुक्रिया।